नमस्कार, स्वागत है आपका वीकेंड मार्केट अड्डा में। और ये हफ्ता वाकई बहुत ज़्यादा खबरों वाला, उठापटक वाला और अलग तरीके से देखने वाला था। इस हफ्ते हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि अमेरिका से एक बड़ी खबर आएगी। वो बहुत बड़ी खबर आई और उसने ऐसा धमाका किया कि दुनिया के सारे बाज़ार हिल गए। आज सुबह मैं जब बातचीत कर रहा तो मैंने मजाक में कहा कि वर्ल्ड मार्केट में सेल ऑफ था, केवल एक मार्केट कराची का ग्रीन में था। तो ये भी कमाल है, ये भी कमाल है। आपने नोटिस किया, ये भी कमाल है। तो दरअसल तीन बड़ी चीज़ें वर्ल्ड मार्केट में हुई और जिसको समझना ज़रूरी है और आपके दिमाग में चल रहा होगा। एक तो पूरे वर्ल्ड मार्केट में क्या हो रहा है। अमेरिका से शुरू हुआ, उसके बाद फिर सभी जगह आप देखिए तगड़ा सेल ऑफ था, बड़ी चिंताएँ हैं वहाँ पे, ब्याज दरों को लेकर के, सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल बैंकर्स की पॉलिसीज़ को लेकर के। दूसरा एक बहुत बड़ी खबर भारत के लिहाज से आई, जो जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में इंडियन बॉन्ड्स को शामिल किया जाएगा और उसका वेटेज 10% तक हो सकता है। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिहाज से। और तीसरा कि भारतीय बाजार में जो लास्ट 2 वीक से हो रहा है, एक दिन बड़ा सेल ऑफ हुआ, फिर थोड़ी रिकवरी हुई, फिर सेल ऑफ दिख रहा है और कुछ टॉप प्राइवेट बैंक्स में तगड़ी बिकवाली दिख रही है। तो इसको भी थोड़ा समझना ज़रूरी है कि इंडियन मार्केट में ये क्या हो रहा है। इन्हीं तीन विषयों पर आज हम बातचीत करेंगे और जो हमारे साथ मेहमान हैं उनके आपको परिचय करा देता हूँ। संजय सिन्हा जी हमारे साथ हैं, फाउंडर हैं सिट्रस एडवाइजर्स के। अभय अग्रवाल जी हैं, फंड मैनेजर हैं पाइपर सेरिका के। और मनीष डांगे जी हैं मैक्रो मोज़ेक के। दलजीत सिंह कोहली जी हैं, हेड स्ट्रैटेजी एंड रिसर्च वासुकी इंडिया फंड के। और हम सब के परम मित्र अनुराग सिंह जी हैं एनसिट कैपिटल के अमेरिका से, जहां से ये सारी कहानी, ये सारा कांड जिसको कहें वो शुरू हुआ है। तो अनुराग जी से ये आज पूछ लेते हैं। अनुराग जी, ये क्या हो रहा है दुनिया के बाजारों में, खास तौर पे आपके यहाँ ये क्या है, क्या चल क्या रहा है? पॉज कर दिया, उसके बावजूद किसी को शांति नहीं है। नीरज जी, आपको सारे गेस्ट जो हमें सुन रहे हैं, दर्शक, उनको नमस्कार। तो नीरज, इसका समराइजेशन ये होगा कि अकेले अकेले पार्टी नहीं होती है, सबको साथ लेके चलना होता है। सो अल्टीमेटली नीरज देखिए, अगर हम 2-3 मुद्दों पे बात करें, ब्रॉडली आई वुड गिव 3 रीजंस। सो इमीडिएट ट्रिगर रहा वो ये रहा कि जो फेडरल रिजर्व की मीटिंग हुई और उसके बाद उन्होंने अपना डॉट प्लॉट रिलीज किया, विच इज अ प्रोजेक्शन टिल 2025-2026। उसमें लास्ट जो प्रोजेक्शन उन्होंने जुलाई में दिया था, उसमें प्रोजेक्टेड था कि 2024 में करीबन 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट रिडक्शन हो जाएगा, विच मींस 4 कट्स प्राइस्ड इन थे। वही लगा के मार्केट चल रहा था कि पीक हो गया है और अगले साल 4 कट्स आएंगे, विच विल बी गुड फॉर द मार्केट्स। अब इस बार उन्होंने कहा है कि 2 ही कट्स आएंगे, 4 नहीं आएंगे। अब इससे सवाल यह भी बनता है कि क्या 2 भी आएंगे, बिकॉज उनका प्रोजेक्शन उतना एक्यूरेट तो रहा नहीं और हर बार वो प्रोजेक्शंस को बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसने मार्केट को स्पूक किया, क्योंकि अल्टीमेटली सारी रैली का अजम्पशन नीरज ये था कि रेट्स तो बढ़ गए हैं लेकिन इकोनॉमी फिर भी स्ट्रांग चल रही है। तो विच मींस दिस इज अ सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग मींस दैट इकोनॉमी में कोई नुकसान भी नहीं हुआ, रेट्स भी बढ़ गए और इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में आ गया। तो ये थीसिस जो है, वो एक सेक्शन ऑफ मार्केट पूरा इस थीसिस पे चल रहा था, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया वो थीसिस। और एंड आई थिंक अब इस पर सवाल ये हो गया कि अगर रेट्स हायर फॉर लॉन्गर एक्चुअली रहने वाले हैं, तो फिर क्या 5%, 5.5% रेट्स पर इस किस्म के वैल्यूएशंस जायज हैं क्या? तो इस रीथिंकिंग में मार्केट आ गया नीरज। तो एक तो ये ब्रॉडर पॉइंट है। सेकंड, आप इस लिहाज से देखिए नीरज के अल्टीमेटली मार्केट रैली थी भी क्या, पूरा मार्केट का मल्टीपल 17x पर है, लेकिन वो 20x बन जाता है बिकॉज ये पूरी जनवरी से जो रैली है यूएस मार्केट में, उसका 75% आ रहा है सिर्फ 7 स्टॉक से, सिर्फ 7 स्टॉक जो टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स हैं। अब इस बेसिस पर तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट बुलिश है। तो अल्टीमेटली ये थीसिस भी इसी बात पर होल्ड कर रहा था कि क्योंकि एसवीबी क्राइसिस जब मार्च में आया तो मार्केट ने सोचा कि अब ये मनी को कहां पार्क किया जाए, एंड देन ऑल द मनी चेज्ड दीज बिग अर्निंग कंपनीज, जो कि एटलीस्ट जिनके पास अर्निंग्स है और डेट नहीं है, तो वहां पर मनी जाके पार्क हुआ, जिससे उनके वैल्यूएशंस बढ़ गए। अब हायर फॉर लॉन्गर में वो थीसिस होल्ड नहीं करता है। आप देखिए एप्पल की अर्निंग्स फॉर इंस्टेंस अगर हम ले तो वर्सेस 2022 एप्पल की अर्निंग्स 5 to 6% गिरी हैं और सेल्स भी गिरी है।
लेकिन मल्टीपल वापस 30x पे आ गया जो कि पहले था। तो इस बात की कोई सेंस नहीं बनती है अल्टीमेटली। तो एक दूसरा रीजन ये हुआ। तीसरा नीरज एक इमीडिएट ट्रिगर और आता है विच इज दैट, जिसको हम आजकल यहाँ पर बोल रहे हैं 3S। वन इज स्ट्राइक, अदर इज स्टूडेंट लोन, थर्ड इज अ शटडाउन। सो स्ट्राइक तो जनरल मोटर्स की चली रही है। अल्टीमेटली वो जो वेज नेगोशिएशंस करेंगे वो ऑटो इंडस्ट्री का 40% रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल मोटर्स, स्टेलेंटिस एंड फोर्ड। उससे वेजेस पे लार्जर इकोनॉमी में कितना फर्क पड़ता है वो देखना होगा। वो छोटा कंपोनेंट है बट एक सिग्नल जाता है। तो एक तो वो एक रिस्क चल रहा है मार्केट के एक सेक्टर पर। सेकंड इज अगले महीने से एजुकेशन लोन्स का पेमेंट शुरू हो रहा है, विच मींस एवरेज अमेरिकन की पॉकेट से करीब $400 एक्स्ट्रा निकलेंगे टुवर्ड्स लोन रीपेमेंट। ये 3 साल से बंद थे नीरज। तो यू कैन इमेजिन कि ये सारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा था, विच विल नॉट बी अवेलेबल। सो इससे कंपनीज की अर्निंग पे फर्क पड़ेगा। ऑल डिस्क्रिशनरी विल बी इंपैक्टेड। थर्ड इज गवर्नमेंट शटडाउन। ये तो हर साल आता ही है। तो रिपब्लिकन्स कांग्रेस होल्ड करते हैं और बजट कांग्रेस से पास होता है। तो बाइडेन साहब को जो चाहिए वो वहां पर फिर नेगोशिएशंस होगा। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें हैं नीरज कुल मिला के जो कि नियर टर्म में कैप लगा रखा है मार्केट को, बोथ फ्रॉम अ वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम अर्निंग पर्सपेक्टिव एंड स्पेंडिंग पर्सपेक्टिव। अनुराग एक चीज और समझाइए, क्या वाकई इन्फ्लेशन नीचे नहीं आ रहा क्या वहां पे? चूंकि जो नंबर्स हम लोगों ने देखे थे कोर के या सीपीआई के या इवन जॉब डेटा या वेज ग्रोथ, सब में हल्का हल्का नीचे तो दिख रहा था कि रुझान नीचे की ओर है, बट क्या वो वाकई कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा नीरज, क्योंकि परसिस्टेंटली और मैं तो ये स्टैंड हमेशा से मेंटेन कर रहा हूं कि ये एक बार इक्विलिब्रियम अगर डिस्टर्ब हो जाता है ना तो ये माइंडसेट में आता है लोगों के। अब ये हम लोग इस बारे में बात करते हैं लेकिन कंज्यूमर थोड़ी ये सब देख रहा है। कंज्यूमर अपना वेज नेगोशिएशन उस हिसाब से करता है कि मुझे पिछला साल इन्फ्लेशन क्या रहा, और कंपनीज अल्टीमेटली अपने पीएनएल पे तो उसको कैरी नहीं करेंगी, कंपनीज पास ऑन कर देंगी। तो ये स्पाइरल है। आप इस लिहाज से देखिए नीरज के मैं मानता हूं थोड़े बहुत ड्रॉप्स हो रहे हैं, लेकिन रेट 0 से 14 साल बाद 5% पर आया है। हम मार्जिनल ड्रॉप पर खुश नहीं हो सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट हाइक और स्टिल इन्फ्लेशन इज इट। और कोर को देखिए आप 4.2, 4.3, 4.5, ये बहुत हाई है। एंड थर्ड इज जिसको बोलते हैं कोर सर्विसेज एंड वेज इन्फ्लेशन, जिसको फेडरल रिजर्व देखता है, वो 4.4 है। 4.4 पे अगर वो कोर इन्फ्लेशन और वेज इन्फ्लेशन भी रहेगा तो इट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द ओवरऑल 2% थीसिस, एंड दिस इज वरीइंग फेडरल रिजर्व। और यहां पर फिर वो सवाल आता है कि अल्टीमेटली क्या इकोनॉमी बिना रिसेशन के थमेगी नहीं। देखते हैं, उम्मीद करते हैं। अभी स्टूडेंट लोन शुरू होते हैं, शायद उससे कुछ हल्कापन आए, बट चांसेस कम है नीरज। हिस्ट्री में ऐसा हुआ नहीं है कभी इन द पास्ट। हाँ, बड़ी समस्याएं तो है। क्रूड फिर से ऊपर जा रहा है। अगर क्रूड सस्टेन कर रहा है, गोल्डमैन सैक्स कर रहा है $100, अगर ये थोड़ा और सस्टेन कर गया तो उसका इम्पैक्ट कोर में आना शुरू हो जाएगा। चिंता है क्या आपको? बहुत नहीं, चिंता है बिल्कुल। अनुराग जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। जो मेरा भी एस्टिमेट था कि जो रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जाके रिवर्स होंगे, पर वो रिवर्स नहीं हो रहे हैं, बहुत स्टिकी हैं। और मुझे अब ये लग रहा है नीरज जी की जो फॉरेन गवर्नमेंट्स थी जो यूएस ट्रेजरीज खरीदती रहती थी, अब उनकी बाइंग भी ना रुक गई है, बल्कि चाइना जैसी कंट्रीज हैं वो बेच रहे हैं। तो अगर ऐसा एटमॉस्फेयर बनेगा तो फिर यूएस फेड, जो टिपिकल फेड के ऊपर पुट था मार्केट का कि चलो कुछ भी होगा फेड आके बचा लेगा, वो फेड भी नहीं कुछ कर पाएगा। और वो दिख रहा है उसका असर। अभी यूएस में मॉर्टगेज का मैं देख रहा था डेटा, 2000 के बाद इतना हाई रेट है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 7.6% हो गया है मॉर्टगेज रेट। उसकी उम्मीद है कि साल भर में अगले 3-4 महीने में 8% हो जाएगा। तो आप इमेजिन करिए, आपको यूएस में घर लेना है, 8% आपकी कॉस्ट आ रही है उसकी, मतलब अनहर्ड है। तो इस तरह का जो रेट हाइक है वो क्या कर रहा है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ा रहा है इन्वेस्टर्स के लिए और कंपनीज जो कैपेक्स करना चाहती हैं, दोनों के लिए। तो दोनों रुक जाएंगे क्योंकि इतना कॉस्ट ऑफ कैपिटल अनअफोर्डेबल है। लेवरेज फंड्स हैं, हेज फंड्स हैं जो बोरो करके इन्वेस्ट करते हैं, वो नहीं करेंगे। तो जो लॉन्ग पोजीशंस है वो कटेंगी क्योंकि वो बैंक्स को पैसा वापस करना है। बैंक्स मांगेंगे पैसा वापस, मार्जिन्स कम करेंगे। हो रहा है, ये अर्ली स्टेज है। मुझे लगता है ये अभी भी अर्ली स्टेज है। जो हमने देखा यूएस में सेल ऑफ, इंडिया में सेल ऑफ देखा। अभी ये तो पिक्चर ट्रेलर ये तो ट्रेलर है। और एक ट्रेलर आपको याद होगा 1-2 हफ्ते पहले दिख गया था जब एक दिन में मिड कैप इंडेक्स 3% गिरा था।
वो उसका भी मिनी ट्रेलर था। उसके बाद थोड़ी रिकवरी आई, फिर लोगों ने कहा नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी है। फिर अब ये जो कंसिस्टेंट सेल ऑफ आया जो रुक नहीं रहा है, वो इसलिए आ रहा है कि लोग पैसा वापस खींच रहे हैं जिन्होंने स्पेशली बोरोड हैं, क्योंकि उनको भी डर है। और इस तरह से रेट्स बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगी, तो इसका एक आउटकम ये होगा कि जैसे एसवीबी बैंक ओवरनाइट शटडाउन हो गया था क्योंकि उसकी नेटवर्थ वाइप आउट हो गई थी बॉन्ड प्राइस रीएडजस्टमेंट करने में, और वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वो अनएक्सपेक्टेड हुआ था। अब रेट्स उससे भी ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ एसवीबी हो। अभी हमेशा ऐसा कहते हैं कि there's no one cockroach in the kitchen, तो वो निकलेंगे अभी। और जनरली क्या होता है, लोग भूल जाते हैं हाँ ना कि अरे इकोनॉमिक न्यूज़ आई, बड़ी आई, जो उसका बहुत असर पड़ सकता है, तो अरे भूल जाते हैं, कोई होता नहीं, दिखता नहीं। अभी यूएस में वो 1.5-2 ट्रिलियन डॉलर के रियल एस्टेट वाले जो मामले हैं, कमर्शियल रियल एस्टेट वाले, वो शुरू में थोड़ी एक दिन चर्चा हुई, उसको भूल गए लोग। अब वो टाइम आ रहा है उसका, बिल्कुल, उसको रिपे करना है आपको। और इंडिया में भी यील्ड बढ़ी है। इंडिया में भी मैं एनबीएफसी से बात कर रहा था, जो टॉप क्लास एनबीएफसी से 50 बेसिस पॉइंट उनका बोरोइंग कॉस्ट बढ़ा है पिछले साल भर में। एनआईएम्स इतने हाई हैं तो लोगों का भी पता नहीं चल रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। पर अब सब गाइड कर रहे हैं कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरेगा, डिलिक्वेंसीज बढ़ेंगी। तो वो भी एक साइकिल जो इंडिया में हमने काफी टाइम से नहीं देखी है कोविड के बाद से, मुझे लगता है वो भी धीरे धीरे स्टार्ट होगी। फंडामेंटली मैं नहीं कहता कि बहुत कुछ बदल जाएगा इंडिया में, पर जो वैल्यूएशंस लोग दे रहे थे मार्केट में, और अच्छी रैली हुई, अच्छा पैसा बना। 1 अप्रैल से आप देखिए, हम बात कर रहे थे 40% पोर्टफोलियोज अप हैं, तो वो अब एक्सपेक्ट कोई इन्वेस्टर करे कि वो बनता रहेगा। बेसिकली कॉन्फिडेंस थोड़ा हिल गया है, और मेरे को लगता है कि कॉशियस होने का टाइम है। अगर आपने प्रॉफिट बनाया है तो उसको लॉक इन करें, थोड़ा टेक सम मनी ऑफ द टेबल, वेट करें क्या होता है अगले 1 महीने 2 महीने में, क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। ये ग्रीडी होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अगर फॉल आए, शार्प फॉल भी आए, तो किसी को ले लेना चाहिए ये सोच के कि चलो ये अच्छा टाइम है। भाई थोड़ा संभलने का समय। लेकिन संजय जी, आपका टेक क्या है? ये जो ग्लोबल मार्केट में भूचाल है, अमेरिका को हम लोग अब तक इग्नोर कर रहे थे। मैंने कई बार आप लोगों से ये सवाल भी पूछा था, शो भी किया था कि हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम अपनी चाल चले जा रहे थे। अब अनुराग जी ने आगे कहा नहीं 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 रुको भाई, हम भी तो हैं साथ में, वही बोल भी रहे थे। ये क्या हो क्या रहा है सर? संजय जी, तो देखिए, अगर आप हिस्ट्री में भी देखेंगे तो ऐसा कोई भी फेज नहीं रहा है जहां पर ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी आई हो और इंडियन मार्केट्स उसके विपरीत बहुत तेजी से चले हों। लेकिन पिछले 2-3 सालों में एक स्ट्रक्चरल चेंज जो भारत में हुआ है, जहां पर कि डोमेस्टिक रिटेल फ्लोज इतनी बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। अगर आप अभी एसआईपी का ही आंकड़ा देखें तो वो 15,000 करोड़ पर मंथ के रेट से अगर आ रही है, तो करीब 1,80,000 करोड़ रिटेल मनी तो एसआईपी के रूप से आ रहा है। प्लस डायरेक्ट इक्विटी मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो अलग 12.5 करोड़ डीमैट अकाउंट्स हो गए हैं। तो 2001 की जो गिरावट रही या फिर 2008 की जो गिरावट रही, जिसमें कि जो कहते थे कि द बॉटम फेल फ्रॉम द मार्केट और मार्केट बहुत ज्यादा गिर गया था, मेरे ख्याल से ये करेक्शन अगर भारत में इस ग्लोबल करेक्शन के कारण होता है तो नो डाउट हमें भी करेक्शन झेलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह का करेक्शन हम लोगों ने उन दोनों फेज में देखा है, उस तरह का करेक्शन शायद भारत में ना हो। दूसरी बात, अगर आप देखें, और मैं इसके लिए म्यूचुअल फंड्स के जो आंकड़े आते हैं उसको बेस बनाता हूं, कि जो भारतीय निवेशक है वो निफ्टी के एक नॉमिनल लेवल को बेंचमार्क बना लिया है। अगर मान लीजिए कि निफ्टी में 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट की गिरावट होती है, वो किसी भी लेवल से हो, अगर वो 18,000 से होती है तो 16,500 पे उसको आकर्षक लगता है, और आज अगर 20,000 से होगी तो शायद उसको 18,500 पे आकर्षक लगने लगेगा। तो आप अगर म्यूचुअल फंड के फ्लोज देखें, जिस महीने में निफ्टी की गिरावट बड़ी होती है उस महीने में लमसम फ्लोज बाजार में बढ़ जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि एक स्ट्रक्चरल फ्लो जो रिटेल के द्वारा आ रहा है एसआईपी में, वो तो है ही, और जब भी अपॉर्चुनिस्टिक मौका दिखता है भारतीय निवेशक को निफ्टी की गिरावट में, तो वो बाजार में घुस जाता है। रही बात कि क्या हमें भारतीय बाजार में कोई रिस्क नहीं दिखता, तो देखिए नीरज जी, ये तो इक्विटी मार्केट की बेसिक नेचर है कि ये कभी भी बिना रिस्क के नहीं रहता। हर समय में कोई ना कोई रिस्क बाजार के सामने बना रहता है। हमें ये देखना है कि जो हम खरीद रहे हैं
क्या हम इक्विटी मार्केट इन जनरल खरीद रहे हैं या फिर हम स्पेसिफिक स्टॉक्स खरीद रहे हैं। अगर आपका फोकस इंडिविजुअल स्टॉक्स पे है तो किसी भी मार्केट के फेज में आपको आकर्षक स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगे और किसी भी चलती हुई बाजार में आपको ऐसे स्टॉक्स बहुत सारे होंगे जिनसे कि आपको निकल जाना चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ से आगे की जो जर्नी है भारतीय इक्विटी बाजार की, वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक जर्नी रहेगी, ना कि एक ब्रॉड मार्केट वाली जर्नी। ओके मनीष जी, इस क्वेश्चन को मैं चूंकि समझना मैं यही चाहता हूँ, लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके आपसे पूछता हूँ। आपसे यानी गुरुवार से पहले तक चाहे जो भी फैसले किसी भी देश ने लिए हो, चीन में इतना बड़ा तूफान मच गया, इकॉनमी रिकवर नहीं कर पा रही है, रियल एस्टेट में डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, बॉन्ड के पैसे नहीं दे पा रहे हैं, यूएस में बहुत कुछ हो रहा था, एप्पल के फ़ोन पे बैन लग गया, चीन में नहीं बेचने देंगे सरकारी कर्मचारियों को, ब्याज दरें बढ़ रही थी, चिंता हो रही थी, हर तरह की खबरें आती थी, लेकिन हम लोग को ऊपर कोई असर नहीं था। हम लोग से मतलब दुनिया में वैसा कोई सेल ऑफ नहीं था, इवन यूएस में भी कहाँ इतनी चिंता किसी को थी। अचानक से इस कमेंट्री के बाद कि हायर फॉर लॉन्गर, और अगले साल पता नहीं किसने ये सोचा था, मुझे तो उस आदमी से मिलना है, कि 4 कट्स होंगे 2024 में। अब वो कह रहे हैं 2 कट्स ही हो सकते हैं। ये अपने मन से सोच लेते हैं कि 4 कट, 2 कट, 3 कट, 5 कट, ये पता नहीं कौन सोचता है ये और उसके आधार पर बाजार धराशायी कर दिया गया। ये क्या आपके समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? नहीं, ये सारे जो वो तो जितना डेवलप मार्केट होता है वो हर बिंदु को प्राइस करने की कोशिश करता है। तो यूएस में 30 दिन बाद क्या ट्रेड होगा उसके ऊपर भी रोज 300-400 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती है। फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं अच्छी तरह से, टिप्स ट्रेड होती हैं, ब्रेक इवन रेट्स इफेक्टिवली निकल आती हैं। तो वो तो मार्केट का काम है फ्यूचर को प्राइस करना। तो ये तो एक अच्छी बात है नीरज की सभी तरह एज ऑफ राइट नाउ जो मार्केट का प्रोजेक्शन है सब चीजों पे, रिस्क प्रीमियम हो, इन्फ्लेशन हो, रियल रेट हो, सेंट्रल बैंक बायस हो, उस सबको यूएस प्राइस करता है और इसीलिए वो बड़ा रिच मार्केट और वहां से कई सारे सिग्नल हमको मिलते हैं। तो अब अचानक अभी हुआ है, एक्चुअली जुलाई से ही एक माहौल चेंज हुआ है कि हायर फॉर लॉन्गर से ज्यादा साथ 2-3 चीजें साथ में हुई है। एक्चुअली जो पिछले साल हमने पूरा साल एनर्जी क्राइसिस की बात की थी, वो इतना नीचे में $75-80 पे रुक करके वापस से $100 पे क्रूड आ गया है। तो वो एक स्ट्रेस सिग्नल जिसको बोल सकते हो, तो वो वापस से रीअपियर हो गया है जुलाई से वापस से। और यूएस डॉलर जो फाइनेंशियल कंडीशन का इंडेक्स है वो घूम गया है, $99 से DXY वापस 105 पे आ गया है। तो ऑलमोस्ट 15% का जो रिट्रेसमेंट हुआ था वो मेरे ख्याल से यूएस डॉलर सेकुलर बुल मार्केट में है। और मैं लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक छोटी चीज को जानता हूं कि कोई भी इमर्जिंग मार्केट एक बुल मार्केट में नहीं हो सकता, सिर्फ ट्रेडिंग मार्केट में ही हो सकता है अगर यूएस डॉलर बुल मार्केट में हो। तो इसके डायनेमिक है और उसके थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एम्पिरिकल कई तरह से हम लोग कभी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन डॉलर अप्रिशिएटिंग, अगर ग्लोबल मैक्रो की समझ इतना है कि अगर डॉलर अप्रिशिएट हो रहा है तो उसमें कोई इमर्जिंग मार्केट इंक्लूडिंग इंडिया बुल मार्केट में नहीं रह सकता, वो ट्रेडिंग मार्केट होगा। और इस एक वजह है कि पिछले 2 साल में इतना फ्लोज आने के बाद में, इतना बड़ा नैरेटिव बनने के बाद में भी रिटर्न 10-12% ही बना है टोटल। तो उसका एक रीजन यही है कि सब तरफ की फोर्सेस जो है वो आपको तोड़ रही है और इसी वजह से आप इतने अच्छे नैरेटिव और फ्लोज के बाद में भी अच्छा रिटर्न इक्विटी में पिछले 2 साल में नहीं बना है। ओके दलजीत सर, अगर मान लो कल मतलब मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक यूएस मार्केट में 400 पॉइंट की रैली हो जाए और हम लोग भी उसको फॉलो कर लेंगे, हमारे यहाँ भी 150 पॉइंट निफ्टी चल जाए, तब भी आपका व्यू ये रहेगा या बदलेगा? नीरज जी, हम लोग ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक और बॉटम्स अप अप्रोच रखते हैं, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा इस जो ग्लोबल ज्ञान को जो है ना उसको सिर्फ ज्ञान ही रख देते हैं, उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं अपने फंड खरीदने में। तो वो ज्ञान के लिए अच्छी बातें हैं और ये जो हमने इतनी देर बात की, मुझे लगता है कि ये जो सब बातें हर समय वैलिड हैं।
वो हर समय कुछ ना कुछ ये सब बातें आती रहेंगी और कुछ ना कुछ मिलता ही रहेगा। तो अगर हम एज अ फंड मैनेजर अपने फंड को हर रोज इन सब बातों से लेकर के ट्वीक करना शुरू करेंगे तो हम ट्रेडर ही बन के रह जाएंगे। तो बहुत सी बार हमको भी समझ में आ रहा है कि देखिए, मेरा मानना ये है, ये जो अभी फॉल आई है वो सिर्फ एक बहाना बना है। क्योंकि अगर आप देखें तो अब अप्रैल से लेकर के अगस्त तक आप कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में 5 महीने लगातार चलते रहे। बहुत सारे स्मॉल कैप, मिड कैप 60-60, 70-70% चले, जबकि मार्जिन या प्रॉफिटेबिलिटी तो 60-70% ग्रो करनी गई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में थोड़ा फ्रॉथ बिल्ड हो रहा था और उसको एक रीजन चाहिए था कि ये अल्टीमेटली प्रॉफिट बुक करना। अब लगातार आपका स्टॉक बढ़ता जा रहा है, रोज आप अगले दिन आ रहे हो तो सर्किट लग रहा है, तो आप बेचोगे नहीं, तो आपको एक रीजन तो चाहिए ना बेचने के लिए। तो अब ये रीजन कभी ग्लोबल आएगा, कभी लोकल आएगा, और अपनी मार्केट को तो हर तरीके से एक रीजन ढूंढने का ऑप्शन मिलता ही है। तो कोई वो खाली बारिश कम हुई तो रीजन बन गया, बारिश ज्यादा हुई तो रीजन बन गया, फेड ने ये बोल दिया इसके लिए रीजन है, तो रीजन तो हम कुछ भी बना लेंगे। पर्पस ये है कि आपका जो फंड ऑलरेडी पिछले 4 महीने 5 महीने में आप 60% अगर ग्रो कर गए हो, तो नेचुरल बात है कि कहीं पे ब्रीदर आएगा। तो हम समझते हैं कि ये ब्रीदर एक्चुअली बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ अगर थम के चलेंगे तो आप और आगे अगली जंप जो लेंगे वो और बेटर होगी। और आपको जो ये इस तरीके के जो फ्लिमसी स्टॉक्स, जो आप एक एग्जांपल देता हूँ, डिफेंस, रेलवे, बहुत सारे स्टॉक ऐसे खाली नाम लगने की वजह से चल रहे। ऑर्डर बुक तो कभी भी इनमें प्रॉब्लम थी ही नहीं। हमेशा से ऑर्डर बुक तो इन लोगों की 10,000 करोड़, 15,000 करोड़, 5,000 करोड़ रहती है। वो शिप बिल्डिंग, जो शिप 6 साल में बन के आने वाला है, 7 साल में बन के आने वाला है, उसकी वैल्यूएशन आपको आज ही देनी है। सारा कुछ आज ही उसका प्रॉफिट आपको मिल गया। तो जब वो स्टॉक्स एक एक दिन में 10-10% चलेंगे, तो नेचुरल है कि ये फ्रॉथ बिल्ड होगा और उसको कोई ना कोई रीजन चाहिए रहेगा। वो रीजन हम मैक्रो से ले सकते हैं, माइक्रो से ले सकते हैं, और वो फिर उसमें सेल ऑफ आता है। तो वो अच्छी बात है कि उसकी वजह से जो मार्केट की चाल है वो नॉर्मलाइज होती है, जो एकदम से हे वायर चल जाती है वो नॉर्मलाइज होती है और वो अपने को मौका देती है। आप यहाँ पे थम के रीअसेस करो और फिर एक नया कॉल लो कि आगे क्या करना है। जो स्ट्रक्चरल स्टोरीज, जो स्टॉक्स आपने लिए हैं पोर्टफोलियो के लिए, ट्रेडिंग के लिए नहीं, जो पोर्टफोलियो के लिए लिए हैं, तो उसमें अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर यू जस्ट हैव टू स्टे पुट एंड उसको देखते रहिए, बाहर से देख करके मजा कीजिए। बेसिकली क्या, एक वैल्यूएशन कंफर्ट अगर आपका है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मार्केट किधर भी जाए, है ना। वैल्यूएशन अगर आपने फैंसी में आकर के डिफेंस स्टॉक ले लिए, मतलब आजकल तो डिफेंस का एक मतलब ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जिन्होंने खाली ये कहा कि हम अपनी एक सब्सिडरी बना रहे हैं डिफेंस का कामकाज करने के लिए, वो भी चल पड़े कि अब सब्सिडरी बनाई तो कुछ तो काम होगा ही। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन एक दूसरी बड़ी खबर है, चलो ये तो ग्लोबल हम लोगों ने समझ लिया कि दो इसके सूत्र हैं कि एक तो आप छूते नहीं रह सकते, और जैसे दलजीत कह रहे हैं आप अपना काम करो ना, फ्रॉथ है तो वो निकलेगा और आप उसके चक्कर में आओगे तो आप फंसोगे। तो ये तो हो गया ग्लोबल वाला। दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो डेवलपमेंट हुआ है कि जेपी मॉर्गन के बॉन्ड इंडेक्स में इंडिया के बॉन्ड भी शामिल हो रहे हैं। वो लोग यहाँ पैसा डालेंगे, अनुमान है कि लगभग 1,80,000 करोड़ का पैसा इधर बॉन्ड बाइंग में आ सकता है। कैसी खबर है ये, इससे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, अच्छी खबर है। आई थिंक इंडिया जैसी कंट्री जिसको अपने ग्रोथ करने के लिए कैपिटल की कंटिन्यूस जरूरत है, और जो लोकल कैपिटल है वो लिमिटेड है, तो बाहर से हमें जितना कैपिटल मिल सके वो तो हमारे लिए अच्छा है। तो बॉन्ड इंडेक्स में इंक्लूजन से जो पैसिव फंड्स हैं उनका पैसा आएगा $30 बिलियन का एस्टिमेट है अगले साल 2024 जून से लेके अगले 12 महीने में 25 तक। ये एस्टिमेट है कि $30 बिलियन आएंगे, और ये $30 बिलियन इकोनॉमी में आएंगे तो वो एब्जॉर्ब भी होंगे। सबसे बड़ा फर्क उसमें ये पड़ेगा अगर ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंक्लूड हो रहे हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो रहे गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट के ऊपर उतना प्रेशर कम रहेगा। फिस्कल डेफिसिट के अलावा नीरज जी जो डोमेस्टिक बोरोइंग जो है वो कम होगी, एज्यूमिंग आपके जो टैक्स रिसीट्स हैं वो रहें, तो उतना प्रेशर डोमेस्टिक मार्केट पे कम रहेगा, तो उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे, आपकी करेंसी स्टेबल रहेगी। तो ये फायदे हैं बॉन्ड इंक्लूजन में, इंडेक्स में आने के। और एक बड़ा स्टैंप ऑफ अप्रूवल भी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कह लीजिए आप, कि हाँ ये कंट्री ऐसी है जिसके बॉन्ड्स में आप डाल सकते हैं अपने पैसिव फंड से। तो एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल भी है जो एक आपकी होपफुली क्रेडिट रेटिंग को भी इम्पैक्ट करेगा आगे जाके कहीं ना कहीं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। परफेक्ट। मनीष जी आप कैसे देखते हैं इसमें? अभी तो बताया जा रहा है कि 2 और इंडेक्स हैं,
तो ये 40 हो सकता है, यहाँ से भी डबल और बहुत पैसा आ सकता है। कैसा डेवलपमेंट है मनीष जी आपके हिसाब से? नहीं, ये हमने अपनी करेंसी के इंश्योरेंस के लिए इसको फैसिलिटेट किया है नीरज। पिछले चाहते थे तो हम 25 साल पहले भी ये कर सकते थे। अपना देश का एक ब्रॉड व्यू रहा है जो दूसरे एशियन कंट्रीज और लैटिन अमेरिकन से अलग रहा है। थोड़ा ऑर्थोडॉक्सी है कि हमको बाहर का पैसा लोकल गवर्नमेंट फंडिंग के लिए नहीं लेना है, क्योंकि वो एक चैनल बिल्ड करता है, हमारे लोकल बॉन्ड मार्केट में वोलेटिलिटी इंट्रोड्यूस करता है। तो एक इडियोलॉजिकल रीजन था, उसकी वजह से हमने अपने आप को इसको एक्सेप्ट नहीं किया था। अनुराग जी, इस पर आपका कमेंट। जी, तो नीरज जी, वो बात सही है। आई थिंक शॉर्ट टर्म में 20 से 30 बिलियन डॉलर्स आ सकता है वन टाइम। रशिया का लॉस बिकम्स इंडियाज गेन। उनका 10% वेटेज था, वो इंटरनेशनल मार्केट से हटे, तो तब से मार्केट ढूंढ रहा था कि कहां पर हम जाएं। एक एफआईज की चिंता अब हम इक्विटी में करते थे, अब हम बॉन्ड्स में भी करने लगेंगे कुछ हद तक। लेकिन मनीष जी की बात सही है कि करेंसी को शॉर्ट टर्म में कुछ सपोर्ट मिलेगा, और बट अल्टीमेटली नीरज स्टोरी वो ही है कि हम अपने मार्केट्स को, बोथ इक्विटी, बॉन्ड मार्केट एंड इकोनॉमी को हम ग्लोबल मार्केट से लिंक कर रहे हैं, जो अल्टीमेटली एक पैथ हर कंट्री को लेना ही चाहिए। थोड़ा रिस्क ये है कि हम इसको मॉडरेट लेवल पे रखें तो ठीक है, बिकॉज टू मच ऑफ इंटरनेशनल फ्लोज कैन कम इन, बट दे कैन गो आउट एज वेल। और रशिया का जैसे एक्सक्लूजन एक साथ में कर दिया, दिस ऑल्सो इंडिकेट्स दैट इन केस ऑफ अ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस आपको इंटरनेशनल मार्केट्स कट आउट भी कर सकते हैं। तो उनकी डिपेंडेंस, म्यूचुअल डिपेंडेंस, बल्कि हमारी इंटरनेशनल मार्केट में डिपेंडेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ती है। अभी बहुत बड़ा नंबर नहीं है, तो आई वुड से इट इज सेफर, बट इट्स नॉट दैट हम इसको बहुत ज्यादा बढ़ा लें, दैट्स आल्सो नॉट टू ग्रेट। एक कॉन्टेक्स्ट में रखिए, ब्राजील एंड मेक्सिको ऑलरेडी 40 to 50% इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से उनका जो डेट है अबाउट 40 to 50% इज ओन्ड बाय द एफआईआईज, द इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट। तो अल्टीमेटली it doesn't impact the economy of the country so much अगर हम it is just a support to the currency. ओके, मनीष जी आप अपनी बात कंटिन्यू कर लें प्लीज। बेसिकली एक करेंसी का इंश्योरेंस है नीरज, में ये बता रहा था। इसके अंदर न तो रेट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और न ऑफ कोर्स ये कैपिटल नहीं है, क्योंकि हम जितना चाहें लोकल करेंसी क्रिएट कर सकते हैं। तो सिर्फ ये है इसका यूटिलिटी की, क्योंकि हम एक बहुत बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्री हैं, और हमारा 2022 का एक्सपीरियंस ये था कि एक $600 बिलियन की रिजर्व होने के बाद में भी जब एक छोटा सा स्ट्रेस पॉइंट आया, तो काफी तेजी से $100 बिलियन अनवाइंड हो गया। तो उसका जो की लर्निंग था कि अब किस तरह से हम कुछ इंश्योरेंस और बिल्ड करें और 25-50 बिलियन डॉलर जो है और लेने की कोशिश करें। टिपिकली ये रिएक्शनरी होता है हमारे इकोनॉमिक सेटअप में। लेट 90s, अर्ली 2000 में हुआ था, 2013 में हुआ था कि हम FCNR या इस तरह की कोई फैसिलिटी देकर के बाहर वालों का पैसा बॉन्ड के थ्रू लेके आते हैं। तो वो पैसा बेसिकली हमको डॉलर चाहिए, कैपिटल नहीं चाहिए, हमको डॉलर चाहिए, क्योंकि हमको हर साल 60-70 बिलियन डॉलर नेट दुनिया को देना पड़ता है तेल खरीदने के लिए और दूसरी चीज खरीदने के लिए। तो एक ये तरीका है कि एक पाइप बिल्ड किया हमने, जिसके थ्रू हम थोड़ा बहुत पैसा इमीडिएटली 25-30 बिलियन डॉलर ले सकते हैं, और शायद अगले 10 सालों में 60-70 बिलियन डॉलर अक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक इंश्योरेंस हो गया कि टू दैट एक्सटेंट वी विल बी एबल टू, जब करेंसी पे कोई रन आए तो हम उतना उस पर रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। एक जनरल माहौल ये बना है पिछले 2-3 सालों में, डिस्पाइट सारे नैरेटिव के एफडीआई थोड़ा सा लैंग्वेज हो रहा है दुनिया भर में। पिछला साल भर का हमारा एफडीआई का नंबर भी वीक हुआ है, और अब सस्टेन बेसिस पे अब क्रूड अगर इस भाव पे रहने वाला है तो हमको 60-70-80 बिलियन डॉलर जो है हर साल दुनिया को देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमको अब दूसरे तरीके इजाद करने पड़ेंगे अगर हम किसी तरह से बाहर के डॉलर को लेके आए इंडिया में। तो इसलिए इस चीज को अभी मैं आपको बता दूं इस चीज को कि नॉर्थ ब्लॉक और जनरली जो ओल्ड गार्ड है आरबीआई का, वो सब इस चीज के अगेंस्ट है और हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। लेकिन अभी एक प्रैक्टिकल अप्रोच है कि दो इल के बीच में कौन सी चीज को चूज करना है, इसलिए हमने इस वक्त इसको चूज किया है। ओके संजय जी, जनरली सेंट्रल बैंकर्स अपनी करेंसी को थोड़ा वीक रखना चाहते हैं,
क्योंकि वो ज़्यादा बेनिफिशरी होती है, लेकिन इसकी वजह से करेंसी स्ट्रांग होगी आपकी। तो जैसा मनीष जी एक्सप्लेन करें, करेंसी का इंश्योरेंस है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इस मूवमेंट को? तो देखिए, हमारे ख्याल से बॉन्ड मार्केट में इतने बड़े स्केल पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन का पार्टिसिपेशन एक नया सेगमेंट क्रिएट तो कर ही रहा है। हाँ, नो डाउट, जो फ्लिप साइड पॉइंट आउट किया गया है वो ये कि अभी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल फ्लोज के कारण इक्विटी मार्केट में वॉलेटिलिटी पैदा होती है। हो सकता है उस तरह की वॉलेटिलिटी अब हमको डेट मार्केट में भी देखना पड़े। लेकिन अगर नीरज जी, आपने देखा होगा हाल के दिनों में कुछ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स लॉन्च किए गए हैं जो कि डेट ओरिएंटेड रहे हैं। एंड ये इंडिविजुअल फंड्स जो हैं उनमें एक एक फंड में करीब करीब 2,000 2,500 करोड़ का कलेक्शन हो रहा है। तो पहले क्या होता था कि जो क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड था, जो कि एक सोफिस्टिकेटेड मीडियम हुआ करता था डेट में पार्टिसिपेट करने का, वो म्यूचुअल फंड के द्वारा दिया जाता था और उसमें रिटेल इन्वेस्टर भी उतना ही बड़ा पार्टिसिपेंट हो जाता था जितना बड़ा कि लार्ज अल्ट्रा HNI और फैमिली ऑफिसेस। लेकिन हमें ये मान के चलना है कि ये जो क्रेडिट अपॉर्चुनिटी फंड है ये थोड़े से सोफिस्टिकेटेड है और इसमें रिस्क की लेवल ज्यादा है। इसी के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करे वो सेगमेंट अलग होना है। तो आगे मुझे लगता है कि ये जो डेट का सेगमेंट है भारत में, जब से म्यूचुअल फंड के टैक्सेशन लॉज बदल दिए गए और डेट पर से जो टैक्स की छूट थी 3 साल की होल्डिंग के बाद वो हट गई, तो आम रिटेल इन्वेस्टर का थोड़ा सा रुझान जो है वो डेट प्रोडक्ट से अलग हो गया है। और इसकी जगह पे हमें दिख रहा है कि अभी जो फैमिली ऑफिसेज हैं, अल्ट्रा HNIs है, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसी समूह में आगे जाके अगर मान लीजिए कि हम ये JP मॉर्गन के इंडेक्स के द्वारा अगर हम विदेशी निवेशक को इस सेगमेंट के प्रति आकर्षित कर पाते हैं, तो मेरे ख्याल से एक नया सेगमेंट जो जुड़ेगा वो बॉन्ड मार्केट के बाजार में काफी ज्यादा लिक्विडिटी पैदा कर सकता है। और जैसे कि अटकलें लगाई गई हैं कि जो JP मॉर्गन के इंडेक्स में इंक्लूजन है, ये पहला स्टेप है। 2 और इंडेक्स हैं, एक ब्लूमबर्ग और एक FTSE का इंडेक्स, जहां पर भी बॉन्ड इंडेक्स का शामिल होना संभव है। और इसके कारण जो अभी एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि करीब 20 से 23 बिलियन डॉलर का इनफ्लो आएगा जून से लेके अगले 10 महीनों में, हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी बड़ा हो जाए। साथ ही साथ जो मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी, उसमें ये भी अटकल लगाई जा रही है कि कुछ ऐसे फंड्स हैं, ग्लोबल डेट फंड्स, जो कि पैसिव बॉन्ड फंड्स को ट्रैक करती हैं, यानी कि उनका निवेश उन्हीं फंड्स में होता है जिनमें कि जो पैसिव फंड्स हैं वो निवेश कर रहे हैं। तो ये भी संभव है कि जो हम अभी एस्टिमेट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा मात्रा में ये डेट फ्लोज भारत में आए। और रही बात वॉलेटिलिटी की, तो मैं समझता हूं कि अगर भारत की माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन अगर स्टेबल रही, और हम, जैसा कि हमारा अपना प्लान भी है कि हम अपना GDP का जो स्केल है वो वर्ल्ड के टॉप 3 इकोनॉमीज के स्केल पे लाएंगे, तो मेरे ख्याल से संभव है कि फ्लोज शायद बहुत वोलेटाइल ना हो, यूनिडायरेक्शनल पर। ओके, दलजीत सर, आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी में इसको फैक्टर इन किया है या आपके लिए एक नॉन इवेंट है ये? नहीं, अभी तो नीरज जी मेरे ख्याल से एक तरीके का नॉन इवेंट है। या आज हालांकि मार्केट ने रिएक्ट किया, PSU बैंक्स वगैरह सब 5-5% चले, तो वी आर ऑलरेडी होल्डिंग PSU बैंक्स इन आवर पोर्टफोलियो, तो उसका हमें फायदा मिला। बट इस वजह से हमने PSU बैंक नहीं लिए और रीजन से लिए हुए। जहां तक हम समझ रहे हैं कि एक तो ये कि अभी इट्स टू अर्ली टू टेक अ कॉल, अभी ये शुरू हुआ है। पहली बात तो ये कि अगले साल जून से शुरू होगा और फिर 10 महीने लगेंगे इस वाले इंडेक्स के लिए, और फिर बाकी 2 इंडेक्स जब आएंगे तब आएंगे, तो ये इसमें अभी आने में समय है। दूसरी चीज ये कि इसको हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, वॉलेटिलिटी को मेनली कैसे मैनेज करेंगे। बट डायरेक्शनली हम समझते हैं कि ये अच्छा पॉजिटिव मूव है, और ये मार्केट में जो हर समय कैपिटल क्रंच का जो कभी कभी समय आ जाता है, एटलीस्ट उसको टेक ओवर करने में बहुत मददगार होगा। तो इस पे काफी समय से काम चल भी रहा था, एक्सपेक्टेशन थी, तो इसलिए आज आया है। मुझे लगता है कि ये डायरेक्शनली बहुत पॉजिटिव है। एक बहुत इसको एग्जाम 1-on-1 जोड़ करके किसी पर्टिकुलर बैंक से या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से जोड़ करके देखना शायद ठीक नहीं। हाँ, उससे जैसे अभी इंडिया की बॉन्ड यील्ड जो चल रही थी वो 7.14 समथिंग ना, वो थोड़ा सा नीचे भी आई।
तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा पैसा कम लगेगा और कॉर्पोरेट उसके ऊपर प्रीमियम देते तो उनको और थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि वो टैंडम में नीचे आएगा। तो शायद ये फायदा इनडायरेक्टली कॉर्पोरेट को होगा और फिर वो और इनडायरेक्ट होकर के इक्विटी में आपके पास आएगा पैसा। तो ये इस लिहाज से इस मूव को समझना चाहिए कि आपको एक सस्ती कैपिटल अवेलेबल होने जा रही है, यानी आपके बॉन्ड के बायर और आ गए हैं जो कि 10% तक बॉन्ड आपका खरीदेंगे, वो विदेशी हैं। तो एक नया बायर आपने ढूंढ लिया। इस खबर को इस तरह से समझिए। इस पर हमने एक स्पेशल शो भी किया है, दिन के दौरान आप देखिएगा, चलेगा वो। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अब इंडियन मार्केट को कैसे अप्रोच किया जाए इन सारी बड़ी घटनाओं के बीच में। क्या कैश पे बैठे हैं, अभी फ़ायदे में है तो बेच दें, या अब नीचे लेवल जहाँ पे अच्छे स्टॉक मिल रहे हैं उनको बाई करें, क्या अप्रोच होना चाहिए? ब्रेक के बाद। एक बार फिर से आपको, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या बड़ी घटनाएं हुई और भारत में इस वक्त प्योरली इंडियन मार्केट में क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। कई सारी ऐसी घटनाएं हुई जिससे मन में डर भी आया होगा कि क्या करें हम। तो अभय जी, क्या करना चाहिए? जैसे एक उदाहरण से बताता हूँ, HDFC जैसा मजबूत बैंक 8% करीब इस हफ्ते गिरा है, लगभग 8%। तो बहुत सारे लोग हिल गए, अरे यार इतना स्ट्रॉन्ग बेस्ट बैंक अगर इतना गिरा है तो डर गए लोग। क्या करना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए इस समय? जी, मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ जो हम कर रहे हैं अभी एज फंड मैनेजर्स। तो जैसे मैंने कहा कि 1 अप्रैल से जो पोर्टफोलियो था अब तक बहुत अच्छी रिटर्न बनी है, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप में ओवरवेट थे। पर एज फंड मैनेजर्स आप कहना चाहते हैं कि देखो मैं तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हूँ तो मैं अपना पोर्टफोलियो नहीं छेड़ूंगा, कोई फायदा नहीं है। पर मार्केट की साइकिल्स में इतने शार्प रैलीज होते हैं, 40% आपके बन गए 6 महीने में। तो एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब एक स्टेप बैक करके कहते हैं कि मैं थोड़ा प्रॉफिट अपना प्रोटेक्ट करूं, लॉक इन करूं, क्योंकि जो मैं एस्टिमेट कर रहा था साल भर में 1.5 साल में, वो मेरा प्रॉफिट अभी बन गया है। तो अब हम क्या कर रहे हैं नीरज जी कि हमने हमारे पोर्टफोलियो में 22 स्टॉक्स हैं, तो 22 स्टॉक्स में हर एक का एलोकेशन हमने 1-1% काट के हम 20-22% कैश की पोजीशन पे आ गए हैं अब। और मुझे फंडामेंटल कोई डर नहीं है, मुझे टेक्निकल डर है। क्योंकि क्या हो रहा है कि जब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ती हैं तो पी मल्टीपल्स गिरते हैं, वो एक नेचुरल मैथमेटिकल रिलेशनशिप है। तो अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, दिख रहा है, मतलब उसको मैं कैसे डिनाई करूं, कैसे मैं दूसरी तरफ अपना सर कर लूं। तो जब दिख रही है कि मेरे को रेट्स बढ़ रहे हैं तो मेरे को मालूम है पी मल्टीपल दूसरी तरफ गिरेगा। तो इसलिए हम जो भी हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं जिनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा बढ़ गए, अनसस्टेनेबल है जस्ट बिकॉज ऑफ रैली, उनको हम कम करके कैश में बैठ रहे हैं अभी के लिए। और रिसर्च चालू है कि कब हमको अच्छे स्टॉक्स, क्या नए थीम को हम पिक करें, क्या नया ढूंढें और उसमें पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जैसे आपने बोला जो अल्ट्रा लार्ज कैप्स हैं उसमें है इशू, क्योंकि आप देखें आज भी देखा था HDFC बैंक का जो अभी प्राइस है वो 2.5 साल पहले भी वही था। 3 साल तो 3 साल में मतलब जीरो रिटर्न है। मतलब लार्ज कैप लाइक HDFC बैंक, कोटक बैंक देख लीजिए, एक्सिस, काफी हैं जिन्होंने डिसअपॉइंट किया। तो ये भी मार्केट में कोई कहे कि नहीं ये तो ले लो, ये तो चलता ही रहेगा, तो मार्केट बार बार आपको सिखाता है कि कोई होली काउ नहीं है मार्केट में, कोई परमानेंट कुछ नहीं। हाँ, परमानेंट कुछ नहीं है। सब ये हर फ्राइडे की पिक्चर रिलीज की तरह ही हो जाता है, नए हीरो आते हैं और आपका काम है कि आप शांति से बैठ के ऑब्जर्व करें और वो कन्विक्शन के साथ बैठ लें जिसको आप होल्ड कर सकें और राइट मोमेंट पे आप उसको प्रॉफिट भी बुक कर सकें। तो हमारा अप्रोच ये थोड़ा यही है टैक्टिकली कि थोड़ा कैश में बैठे, प्रॉफिट बुक करें, वैल्यूएशन पोर्टफोलियो लेवल का वैल्यूएशन कम करें और वेट करें अपॉर्चुनिटी की। हेज रहना जरूरी है, बहुत जरूरी है, प्रोटेक्शन जरूरी है। हिंदी में कहें तो डरना जरूरी है। डरना जरूरी है और डर के साथ ऐसा काम भी करना चाहिए जो डर के साथ भी हो, मतलब सिर्फ डर के ऊपर आप करें कुछ ना हो। नहीं दलजीत सर, डरना जरूरी है क्या? अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिश लैंग्वेज में, थोड़ा हेज करके चलिए। नहीं, वो तो नीरज जी हर समय आपको अपने पोर्टफोलियो में ध्यान रखना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप दूसरों का पैसा मैनेज कर रहे हो तो उसमें आपका क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो रिस्क मैनेज करना तो इनहेरेंट पार्ट है उसका, बट विदाउट रिस्क यू कैन नॉट मेक मनी। तो इसके लिए आपको रिस्क तो लेना है और कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। तो पिछली बार जैसे हमने बात किया था कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो
बॉटमिंग साइकिल की तरफ आ गए हैं और अभी वैल्यूएशन वहां पर बहुत कंफर्टेबल है। नंबर्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ 1-2 क्वार्टर के बाद वो नंबर्स आना शुरू होंगे। तो हमने थोड़ा उस तरफ रुझान किया है अपने पोर्टफोलियो का। जैसे एग्रोकेमिकल्स की बात करें, जैसे कुछ सॉफ्ट कमोडिटीज, एग्रीकल्चर सॉफ्ट कमोडिटीज लाइक राइस, लाइक शुगर, इस टाइप की चीजों पे हमने थोड़ा ध्यान दिया है। और एक जो बड़ा बदलाव वो ये हुआ है कि जैसे अभी सर बता रहे थे कि लार्ज कैप की तरफ रुझान बढ़ा है, तो वो ऐसे नहीं कि मतलब हमने कुछ स्मॉल या मिड कैप बेच के फिर लार्ज कैप ले लिया, बल्कि वो ऐसे हुआ कि जहां पे प्रॉफिट बुक हुआ और जो कैश पड़ा है आपका, तो फिर अब आपने जो नया स्टॉक लिया, तो अगर आपका व्यू मेटल्स में है तो मेटल्स में ऑटोमेटिकली आप जाएंगे, बड़ी कंपनियां ही हैं वहां पर, राइट। तो वो आपको बड़ी ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो टिल्टेड हो जाएगा लार्ज कैप की तरफ। अगर आप पीएसयू बैंक ले रहे हैं तो उसमें अब बड़े बैंक हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उधर टिल्ट हो जाए। तो वो बाय डिफॉल्ट हमारा जो पोर्टफोलियो है वो अभी कुछ लगभग 30% के आसपास लार्ज कैप की तरफ बढ़ गया है और 60-70% जो है वो मिड एंड स्मॉल कैप की तरफ है। कैश हम बहुत नॉमिनली रखते हैं 5 से 7%, तो वो हम उतना ही रखा है। हम लोग इस तरीके का डर नहीं ले रख रहे कि भाई कैश बढ़ा दो, बट थोड़ा सा रीस्ट्रक्चरिंग इस तरीके से किया है कि एग्रोकेमिकल, फार्मा और सॉफ्ट कमोडिटीज और जो ये मेटल्स एंड पीएसयू बैंक्स, इनको थोड़ा बढ़ाया है, तो उससे आपका पोर्टफोलियो रीजगलिंग हो गया। ओके संजय जी, पिछले 15 दिन में आपने कुछ बेचा है या अभी भी आप फुली इन्वेस्टेड है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते नीरज जी की फुली इन्वेस्टेड हैं। देखिए, किसी भी स्थिति में हम बाजार को और बाजार में इंडिविजुअल सेक्टर्स और स्टॉक्स को 3 पैरामीटर्स पर नापते हैं। हाँ, एक है लिक्विडिटी, दूसरी है वैल्यूएशन और तीसरी है इवेंट्स। लिक्विडिटी का प्रभाव शॉर्ट टर्म पे बाजार पे ज्यादा पड़ता है, वैल्यूएशन का ये असर स्टॉक्स पर लॉन्ग टर्म पे पड़ता है, और इवेंट्स जो है वो आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म दोनों पे पड़ता है। हाल के दिनों में अगर आपने देखा होगा तो जितना रैली निफ्टी में नहीं हुआ, उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा रैली स्मॉल कैप और मिड कैप में हुआ है। और ये आंकड़े जो हैं वो ये भी दिखा रहे हैं कि ज्यादा फ्लोज जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप सेगमेंट में गए। तो अगर हम पिछले क्वार्टरली रिजल्ट को ही जांच लें तो ऐसा बहुत ही कम सेक्टर्स और बहुत कम स्टॉक्स में हुआ है कि स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज के फंडामेंटल्स लार्ज कैप कंपनी से बहुत ज्यादा सुधर गए हैं। यानी कि जो लिक्विडिटी का फ्लो हुआ है उसने स्मॉल कैप और मिड कैप को पहले से ज्यादा एक्सपेंसिव बना दिया है। अनफॉर्चुनेटली आज के माहौल में जो पहले भी हुआ आता था कि बाजार का जो रिटेल इन्वेस्टर है वो पास्ट परफॉर्मेंस को देखकर एक ही तरफ झुक जाता है। 2000 के एरा में वो आईटी स्टॉक्स की तरफ हुआ, 2007-2008 में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स पर हुआ, और आज के दिनों में वो स्मॉल कैप स्टॉक्स के प्रति हो रहा है। तो ये जो लिक्विडिटी का प्रभाव जो है वो इन स्टॉक्स को बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बना रहा है, और अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो में चर्न भी फंड मैनेजर्स नहीं कर रहे हैं। तो इसी के लिए ये जो सेगमेंट है स्मॉल कैप और मिड कैप का, उसमें हमने पाया कि हमारे बहुत सारे जो पोर्टफोलियो के स्टॉक्स हैं वो हमारे ही टारगेट प्राइस से कहीं ज्यादा आगे निकल गए। तो इसलिए लाजमी है कि हमने उसमें अपनी वेट को कम किया और कुछ स्टॉक्स में तो हम एग्जिट भी कर गए। लेकिन जो आगे का अगर हम देख रहे हैं माहौल, तो देखिए कुछ ही दिनों में अक्टूबर में फिर से हमारी सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा इवेंट है बाजार के सामने। खास करके ये उस महीने के साथ कोइंसाइड करेगा जो कि भारत में फेस्टिव मंथ्स के रूप में जाना जाता है। तो कंपनी किस तरह का रिजल्ट दे रही है, किस तरह का कमेंट्री दे रही है, और इस फेस्टिवल में किस तरह के सेल्स हो रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर हमारे कंपनीज और सेक्टर्स पर पड़ेगा। हम लोग अब तक बहुत क्लियरली ये देखते आए हैं कि रूरल कंजम्पशन वीक है और अर्बन कंजम्पशन स्ट्रांग है, लेकिन वी नीड टू सी कि ये कंफर्मेशन भी आ रहा है कि नहीं। तो कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कि हमको लग रहा है कि कुछ स्ट्रक्चरल सेक्युलर चेंजेस हो रहे हैं, जैसे खास करके ऑटो और बेसिकली रिजल्ट देख के डिसाइड करेंगे। जी हाँ, अर्निंग सीजन एक बार पैन आउट हो जाए तो उसके बाद फिर ये तय करेंगे। मनीष जी, क्या आप न्यू बाइंग के लिए या फ्रेश बाइंग के लिए
वेट करने की पॉलिसी पर अमल करेंगे, या आपका लगता है कि नहीं, जो पहले से हमारी बाई है वो मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ? नीरज, मैं अपने इन्वेस्टर का और खुद का पैसा जो है वो ग्लोबल मैक्रो फ्रेमवर्क से मैनेज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास में लोकल और इंटरनेशनल एसेट्स दोनों को इनकॉर्पोरेट करता हूँ। आज दुनिया का सबसे सेफ एसेट यूएस डॉलर कैश है, और सबसे अच्छा स्पेकुलेटिव एसेट जो है यूएस डॉलर बॉन्ड है, 10 साल या 30 साल, जो भी आपकी एपेटाइट हो। तो लास्ट मंथ अपना डिस्कशन भी हुआ था, आई थिंक ऑन एयर ये बात हुई थी कि हम नैस्डैक से निकल गए, 6 मंथ हमने अच्छा कैप्चर किया। अब मेरे ख्याल से ये पूरा सेटअप जो अगला 6 महीने का है वो 2022 जैसा होने वाला है। हाई क्रूड, स्ट्रॉन्ग डॉलर, हाई यूएस ट्रेजरीज, और उस स्थिति के अंदर जो जनरल रिस्क असेट्स हैं वो मेरे ख्याल से अच्छे नहीं करेंगे, इंक्लूडिंग ऑल इमर्जिंग मार्केट इन इंडिया। तो इस सेटअप के अंदर एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर को इसको एक्सेस है वो डॉलर या फिर किसी डॉलर बॉन्ड एसेट के अंदर उसको रहना चाहिए। अदरवाइज अब मैंने जो बोला कि आई थिंक यू शुड क्रिएट लॉट ऑफ कैश नाउ even in India and try and avoid small cap mid cap as much as possible. They are very expensive. मनीष जी, मुझे याद है शायद आपने कहा था कि आप मई जून में ही निकल गए थे टेक स्टॉक से। जुलाई में हम लोग निकले एक्चुअली, एंड उसी महीना, उसी दिन रादर या उसी वीक हमारा डिस्कशन हुआ था कि हम निकल गए हैं। मुझे याद है। वहां भी महंगा हो गया है, नैस्डैक बहुत महंगा हो गया है रिलेटिवली, और आई मीन बेसिकली थोड़ा रियल रेट का प्रॉक्सी होता है नैस्डैक। रियल रेट्स यूएस के अंदर बहुत ऊपर आ गए हैं, तो अगर आप ग्लोबल मैक्रो ट्रेड करते हैं तो वहां पे हमेशा इन 8-10 एसेट के बीच में कुछ बहुत सस्ता और कुछ बहुत महंगा हो जाता है। तो अभी जो बहुत सस्ता लग रहा है वो 10 साल का यूएस ट्रेजरी लग रहा है। इनफैक्ट अब तो एनवीडिया के प्रमोटर ही बेच रहे हैं अपना माल, जिनका स्टॉक इतने मल्टीपल चला है वो खुद ही बेच रहे हैं। अनुराग जी, एक पिक्चर आई थी, फिर तेरी कहानी याद आई। मार्केट में बिल्कुल वैसा ही होता है, घूम फिर के हम लोग फिर वहीं जाते हैं, उसको याद करते हैं कि वैल्यूएशन देखो, महंगा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मतलब ये बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है मुझे कि आप एक जर्नी राइड करते हुए चले जा रहे हो, फिर मनीष जी आके आपको याद दिलाते हैं, भाई साहब बहुत महंगा हो गया है, मैंने आपको बताया था, और देखिए कितना सही पड़े, जुलाई में बेचा, और आप देखिए नैस्डैक क्या धुआंधार पिटाई हो रही। आप भी कैश में बैठे हुए हैं? हाँ, वो तो नीरज, क्योंकि मेरे एसेट्स तो यूएस मार्केट्स में ही हैं, तो 50% कैश कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड है। आई हैव फर्म बिलीव कि वो एक अपॉर्चुनिटी आएगी। देखिए नीरज, अपना अपना स्टाइल होता है, मैं हर एक को ये स्टाइल रिकमेंड नहीं करता, लेकिन माई स्टाइल इज आई बाय व्हेन आई पुट कैश, इट हैज टू गिव मी 2x और 3x। अब वो अपॉर्चुनिटी के लिए मैं 1 साल 2 साल वेट कर लेता हूँ। अभी कुछ सेक्टर्स में डिप्लॉय कर दिया है जो 1 साल 2 साल में 3 गुना पैसा बनता है आपको। नहीं, बट वो नीरज, जो 3 साल का वेटिंग टाइम लेना है। तो जैसे फॉर इंस्टेंस आप एनर्जी में हमारी लॉन्ग टर्म पोजीशंस हैं, अभी यूएस में कुछ बैंक्स बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं, वहां पर कुछ पोजीशंस बना सकते हैं, लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न्स दे सकते हैं, बट व्हेनेवर यू एंटर द प्राइस हैज टू बी राइट। सो फॉर मी प्राइस इज एवरीथिंग ऑन इन्वेस्टिंग। बट इंडियन मार्केट में नीरज, आई वुड से आई वुड से देखिए 25 का मल्टीपल है, इतिहास गवाह है इसमें। आप कभी भी इस प्राइस पर कुछ भी खरीदते हैं वो अगले 10 साल तक आपको हॉन्ट करता है, और इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आई वुड से एसआईपी इन्वेस्टर्स वो खुद ही मार्केट को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आई वुड से दे शुड सेलिब्रेट इफ द मार्केट ड्रॉप्स टू 19K 18K, बिकॉज देयर मनी बायज मोर ऑफ द यूनिट्स ऑन म्यूचुअल फंड्स, और 15 साल बाद फिर वो याद करेंगे कि देखिए मार्केट को हमने अच्छा खरीदा। लेकिन इफ दे स्टार्ट सेलिब्रेटिंग 20K 21K, तो फिर लॉन्गर टर्म में उनके रिटर्न्स मॉडरेट होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक सीलिंग वही है जो रिटर्न्स मार्केट ने देने हैं। आप उनको जल्दी ले लेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम होगी। एंड प्रॉब्लम ऑफ एसआईपी इन्वेस्टर्स इज कि उनका बल्क मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आएगा, आज ही नहीं आएगा। अगर आज ही उनके पास 10 करोड़ है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन अगर ग्रेजुअली आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन यू शुड। इंडियन बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बुलिश थे, अब भी है क्या? वैल्यूएशन कम फंड मिल रहा है आपको? सॉरी, किस पे? इंडियन बैंकिंग, टॉप बैंकिंग सेक्टर? नहीं, अभी भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज देखिए हमारी बात होती है, और इस पर मैं कभी एक और थ्रेड निकालूंगा, बट देखिए छोटा सा पॉइंट है नीरज। बैंक ऑफ अमेरिका 230 बिलियन का वैल्यूएशन है, उसके एसेट्स हैं $2.2 ट्रिलियन। HDFC बैंक का वैल्यूएशन है $170 बिलियन, उसके एसेट्स हैं 275। 10 गुने एसेट ज्यादा हैं, तो कहीं ना कहीं इंडियन बैंक का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा। देखिए आई अंडरस्टैंड मैक्रो मैटर नहीं करते, बट देखिए वो ये जाने सुने आई कांट इवन बाय समथिंग
सो एक्सपेंसिव। तो अल्टीमेट आई थिंक इसमें थोड़ा ठहराव की जरूरत है नीरज। बैंकिंग एंड आईटी इंडिया में बहुत अच्छे सेक्टर्स हैं, बट वी हैव टू बी कॉशियस अबाउट इट। बट ये खैर बहरहाल ये एक्टिव इन्वेस्टर्स का है। जो एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए सलाह ये है कि अगर आप थोड़ा पैसा बल्क में अगर निकाल के कोई लोन्स रिटायर कर दें तो ज्यादा तो वो बेहतर होगा। आई थिंक ट्राई एंड रिटायर सम ऑफ द 10% लोन्स दैट यू माइट हैव, जी, क्योंकि मार्केट्स में फिर अपसाइड थोड़ा सा कैप्ड है इस समय। बिल्कुल दो चीज़ें बिल्कुल सही है। सारे जो हमारे अपनी अपनी स्टाइल होती है इन्वेस्टिंग की, एक होता बहुत हार्ड बार्गेनर जिसमें मनीष जी और अनुराग जी हैं कि मेरे को तो इस प्राइस पे चाहिए, मैं तभी लूँगा, वो भी एक सही स्टाइल है। किसी कहते नहीं मैं थोड़ा सा फैंसी ले सकता हूँ लेकिन हम उसमें ही पैसे में, तो हर एक की अपनी एक स्टाइल होती है। आप प्लीज़ अपनी प्रोफाइल रिस्क देख करके किसी को करिएगा, ब्लाइंडली कॉपी मत कर लेना किसी को, वरना आप उल्टे फंस जाएंगे। तो अगर किसी स्टॉक का यहाँ नाम लिया गया है तो डिस्क्लोजर में है कि आप लोग अपनी राय अलग से लीजिएगा, इसको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन मत मानिएगा। लेकिन बाजार वाकई एक ऐसे जंक्शन पे खड़ा है जहाँ पे आपको बहुत सावधान होने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल फ्लो में बह नहीं सकते, जैसा कि सारे लोग यहाँ पे अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत फ्रॉड मार्केट में आ जाता है जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कहीं आप फंस न जाएं, यही उद्देश्य है इस शो को तमाम जाने माने एक्सपर्ट्स को बुला के आपको ये समझवाने का कि क्या करना है। शो को यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया है। वीकेंड एंजॉय करिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, फिर एक शो ऐसा ही करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट वीक की थीम क्या बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।